मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधारों में विधि के शासन पर चर्चा करेंगे। आधुनिक शासन को दो भागों में विभाजित किया गया है: स्वेच्छाचारी एवं अधिनायकवादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक एवं संविधान शासन। लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक शासन का आधार विधि का शासन होता है। ऐसे शासन में शासन और शासित दोनों ही विधि के अधीन होते हैं, न कि किसी व्यक्ति के अधीन। विधि का शासन और संविधानवाद उदारवादी लोकतंत्रों की आधारभूत विशेषताएं हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक शासक का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो वस्तुतः एक व्यक्ति का शासन है। यह वह न जनता के द्वारा चुना जाता है और न जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्लेटो ने दार्शनिक शासन को शासन की असीमित शक्ति देकर निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके विपरीत अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता को श्रेष्ठ शासन का एक चिन्ह माना है। वह किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत शासन को वांछनीय मानने को तैयार नहीं था। कानून का एक बड़ा लाभ यह है कि कानून में किसी भी प्रकार की वासनाओं तथा विकारों का समावेश नहीं होता। कानून में अव्यक्तिगत तत्व होते हैं, जबकि श्रेष्ठतम व्यक्ति भी वासनाओं से संपूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा सकते। अतः वासनाओं की उपस्थिति के कारण श्रेष्ठतम व्यक्ति का शासन भी श्रेष्ठता की उस उच्च पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता जितना कि कानून पर आधारित शासन उच्च होता है। यूनानी चिंतकों में संभवतः अरस्तु कानून का सर्वाधिक निष्ठावान उपासक था। साइबाइन के शब्दों में, कानून की संप्रभुता को अरस्तु ने अच्छे राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, न कि एक दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता के रूप में। एंग्लो सैक्सन कहलाने वाले देशों अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश स्वशासी डोमिनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक जिन कानून सुरक्षा का उपभोग करते हैं, उनमें से एक विधि के शासन का सिद्धांत है। विधि के शासन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या डायसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में की है। उसके अनुसार विधि के शासन के तीन अर्थ हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। विधि के शासन के अनुसार देश में कानूनी समानता है अथवा सभी लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश इस सामान्य कानून के अधीन होता है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विधि धनवान और निर्धन के बीच कोई अंतर नहीं करती, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक अथवा करों के संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी वैध औचित्य के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए उसी भांति उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य नागरिक। फ्रांस की प्रशासकीय विधि में ऐसा संभव नहीं है। इंग्लैंड में कर्मचारीगण सामान्यतः न्यायालय के सामने लाए जा सकते हैं और वेद सत्ता की सीमा से बाहर किए गए कार्यों के लिए दंड दिया जा सकता है अथवा उनसे हर्जाना लिया जा सकता है। हीगने पोवेल के अनुसार जो व्यक्ति सरकार के अंग है वे मनचाहा नहीं कर सकते। उन्हें संसद द्वारा बनाए हुए नीति नियमों के अनुसार ही अपनी शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता है। नंबर 2, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना। विधि के अनुसार व्यक्ति की कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता न उसके शरीर या संपत्ति की किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है, जब तक कि उसके कानून का उल्लंघन न किया हो या किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित न किया गया हो। नंबर 3, संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम। विधि के शासन की तीसरी शर्त है कि ब्रिटेन में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायाधीशों के निर्णयों के परिणाम स्वरूप है, जो कि उनके सामने लगाए गए अभियोगों में सामान्य व्यक्ति के अधिकारों का निरूपण करते हैं। दूसरे शब्दों में, संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानून मुद्दे पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। पहला अर्थ देश में पूर्ण कानूनी समानता स्थापित करता है। सभी नागरिक, चाहे वे साधारण व्यक्ति हो या सरकारी कर्मचारी, देश की साधारण विधि के अधीन है और उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालयों द्वारा ही होगी। दूसरा अर्थ नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। यह कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है।
तीसरा अर्थ इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों की लिखित गारंटी नहीं देता, फिर भी इंग्लैंड के में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है। न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग माने जाते हैं। इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर प्रेरणा है। विधि के शासन की सीमाएं। इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में भारी अंतर पाया जाता है। विधि के शासन पर भी ये बात लागू होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। राजा से लेकर निर्धनतम व्यक्ति तक सभी विधि के नियंत्रण में है। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून, एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, किंतु आचरण की दृष्टि से सभी बातें निर्मूल है। कई ऐसी बातें भी है जो विधि के अनुसार विधि के शासन से मेल नहीं खाती, और उनके आधार पर हम डायसी के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते कि इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च है। विधि के शासन के अपवाद निम्नलिखित है। अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डायसी ने प्रतिपादित किया है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति की व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। डायसी की इस कथन के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है। सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सके, इस दृष्टि से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। ब्रिटेन में भी प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि सामान्य व्यक्तियों और लोक अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में भी लोक अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में 1893 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 मास की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वे काल तिरोहित हो जाती है। साथ ही साथ यदि सरकारी कर्मचारी पर चलाया गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो सके तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च देना होता है। ऐसी दशा में कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं करता। सरकारी अधिकारियों कुछ सीमा तक प्राप्त इस विशेष स्थिति के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। प्रदत्त व्यवस्थापन। इन सब के अतिरिक्त पिछले लगभग 40-50 वर्षों में राज्य के कार्यों और उसके परिणाम स्वरूप कानूनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानूनी निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप दिया गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित ही हो सकता है, क्योंकि डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का अर्थ यह है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन की उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था से विधि के शासन को निश्चित रूप से बहुत आघात पहुंचा है। प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हो, किंतु बिहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है कि पिछली सरकार लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकर अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात नियम आदि के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया, और इन कानूनों ने नागरिकों को तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों की एक विशेष दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की ओर की जाती है। डॉनमोर समिति के द्वारा 1932 में प्रकाशित था डॉनमोर कमेटी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रशासनिक और न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक कम खर्च में कार्य करते हैं, और यह एक तथ्य है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा
अर्ध न्यायिक रूप में कार्य किया जाता है। ब्रिटेन में इस प्रकार के प्रशासनिक न्याय का अनेक विषयों के संबंध में उदय हो रहा है। 1946 के राष्ट्रीय बीमा अधिनियम के अनुसार बीमा अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील स्थानीय अपील न्यायाधिकरण में की जा सकती है। इसमें उस क्षेत्र के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो। बीमा अधिकारी या दावेदार के द्वारा आगे अपील औद्योगिक विवाद कमिश्नर के सम्मुख की जा सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है जिसके द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि एक विशेष क्षेत्र में कोई चिकित्सक चिकित्सा संबंधी कार्य कर सकता है अथवा नहीं। मूल्य निर्धारण अधिकारी मकान के मूल्य का निर्धारण कर सकता है जिसके आधार पर उस मकान का किराया निश्चित किया जाता है। इस अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील मूल्य निर्धारण न्यायालय में की जा सकती है। इस प्रकार प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में समस्त ब्रिटेन में इस प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या लगभग 2000 है। इन न्यायाधिकरणों में लगभग 1,20,000 विवादों की सुनवाई प्रतिवर्ष की जाती है। इस प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति सामान्यतः संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ अधिक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट या लॉर्ड चांसलर के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के ऊपर एक न्यायाधिकरणों की परिषद की स्थापना की गई है। इस परिषद में 15 सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति लॉर्ड चांसलर के द्वारा की जाती है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कार्रवाई के नियम आधारित करने के संबंध में इस परिषद से परामर्श लिया जाता है। इस परिषद का कार्य सभी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्यों का निरीक्षण करना है। इंग्लैंड में विधि के शासन की कुछ सीमाएं हैं। जैसे इंग्लैंड के सम्राट केवल किसी प्रकार के न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, उसे किसी भी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। विधि का शासन विदेशी शासकों और राजदूतों पर लागू नहीं होता। विधि गृह मंत्री को यह अधिकार है कि किसी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा का प्रमाण पत्र दे किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है, अवांछित विदेशी को देश में से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। सैनिक बल के सदस्यों पर सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है, उनका अभियोग सैनिक न्यायालय में निर्णित होता है।